रवि सिंह जी, ये बताएं कि ऐसी स्थिति में जो हमारी अर्थव्यवस्था की यूनिकनेस है कि हम उपभोक्तावादी लोग हैं, हम बेहतर परचेजिंग पावर रखते हैं, हमारी वही खासियत हमारे हाथ से जा रही है। दूसरी बड़ी चुनौती है कि बेरोजगारी हमारे दरवाजे पर जो है हाथ बाहें फैलाए खड़ी है और उसमें बहुत सारे लोग उसका आलिंगन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उद्योग धंधे बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं। 40 दिन से पूरा देश संपूर्ण लॉकडाउन में है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। अब कुल मिलाकर के सरकार ये बीच का रास्ता निकालना चाह रही है कि लॉकडाउन रहे, लेकिन 25-30% इसेंशियल सर्विस के नाम पर चीज़ें खुली हुई हैं, उसको मैक्सिमाइज करके 60-70% तक ले जाया जाए। आप एक अर्थशास्त्री होने के नाते हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में समझाएं कि ये हमारे सामने 5 सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है, इनको कैसे समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है। धन्यवाद उपेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और मैं अपने इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूंगा और सरकार ने कुछ काम भी किए हैं उनको भी यहाँ पर दर्शकों के सामने जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले है जिस तरीके से सरकार ने भारत सरकार ने यहाँ पर ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन को एक तरीके से कैटेगराइज किया है, उसी तरीके से इंडस्ट्री को भी उन्हें यहाँ पर कैटेगरी बनानी पड़ेगी और उसमें आप इस तरीके से कैटेगरी बना सकते हैं कि कौन सी सबसे ज्यादा लॉकडाउन में इफेक्टेड सेक्टर रहा है, और उसमें भी आप हाई, मीडियम और लो रख सकते हैं। अब मैं उन सेक्टर को बताता हूं कि जिनकी जरूरत है सरकार को स्टेप लेने की। अभी हम सबको पता है कि यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी, होटल, रेस्टोरेंट, छोटे गृह उद्योग, एमएसएमईज या फिर देखें तो रिटेल, पोर्ट, एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्री कमोडिटीज के होते थे, वो सब जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ प्रभावित क्षेत्र हैं और इसी से ज्यादातर सरकार को रेवेन्यू भी आता है। जैसे इस समय कच्चा तेल का इस्तेमाल नहीं हो रहा, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल 30% कम है और गाड़ियां न चलने से सरकार को भी रेवेन्यू नहीं है। दूसरी तरफ है कि ज्वेलरी बिजनेस पूरी तरह से ठंडा है, एक्सपोर्ट ठंडा है, तो ये हाई ऐसे इम्पैक्टेड सेक्टर हैं जिनमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अब दूसरी तरफ सेक्टर के आते हैं जो मीडियम टाइप के सेक्टर हैं जिनमें सरकार को मदद की जरूरत है, और वो हैं ऑटो, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। ये ऐसे मीडियम सेक्टर हैं जिनमें की सरकार को देखना पड़ेगा, यानी कि जैसे आपने ऑरेंज जोन बनाया है उस तरीके के जोन पे यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। अब तीसरा जो जोन आता है जिसे आप ग्रीन जोन भी कह सकते हैं या फिर आप कहें कि लो इम्पैक्टेड है लॉकडाउन की वजह से, उनमें सबसे पहले है एजुकेशन, डेयरी, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट या फिर एफएमसीजी और हेल्थ केयर सेक्टर। तो सरकार को भी ऐसी ही पॉलिसी यहाँ पर बना करके काम करना पड़ेगा। और एक बात जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा एज ए इकोनॉमिस्ट की, देखिए हमें रवि जी एक सवाल और बड़ा नेचुरल सा निकल के आ रहा है कि ऐसी स्थिति में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो हमारे जो कल कारखाने हैं, हमारे जो रोजगार हैं, उनके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी एक्टिविटी से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना के कारण वो अपने गांव, अपने शहर भाग के जाना चाह रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर दोबारा लॉकडाउन खुलता भी है तो ये सारी एक्टिविटी को बहाल करने में एक लंबा वक्त लग जाएगा, क्योंकि अभी जो है अगर वो अपने गांव जाते हैं तो एक ख़ास तरीके का जो ट्रोमा है, एक ख़ास तरीके का जो डिप्रेशन है उनके दिमाग में, उसको निकलने में काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि जो थोड़ा बहुत हमारा जो प्रोडक्शन हब है या जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है और जो एमएसएमई सेक्टर है वो पूरे तरीके से लड़खड़ा जाएगा अगर ये लॉकडाउन खुलता है तो भी? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं पूरी डिबेट अभी सुन रहा था, कुछ बातें शहनवाज सर ने भी यहाँ पर बोली, कुछ यहाँ पे दूसरे प्रवक्ता ने बात बोली। देखिए, एक चीज हमें पहले समझ लेनी चाहिए और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है कि अभी पैसा कमाने या पैसा बचाने की नहीं, बल्कि कोरोना से अपनी जान बचाने की यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है। और ऐसे समय में इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप गांव चले जाते हैं, गांव से वापिस आते हैं, तो आप अपना समय, पैसा
और अपना वक्त आगे का जरूर बर्बाद करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे कोशिश गवर्नमेंट की यहां पर है कि इंडस्ट्री को स्टार्ट किया जा सके। लेकिन अगर आप चले जाते हैं तो इंडस्ट्री स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा, रेवेन्यू लाने में भी टाइम लगेगा, और साथ ही आप लोगों को काम जो वापस, क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से अगर समझते हैं तो लगभग इस लॉकडाउन के बाद 30% सैलरी कट और साथ ही लगभग 40% जॉब कट आपको यहां पर ओवरऑल इंडस्ट्री में एक एवरेज देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो फिलहाल जितना ज्यादा संभल के रहेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को बचाएंगे और कोरोना से हम लड़ाई जीतेंगे। दूसरी तरफ है, मैं थोड़ा सा टाइम यहां पर उपेंद्र जी 2 मिनट और लेना चाहूंगा। एक बात को समझिए कि हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सरकार ने कोशिश भी की है, और इसी कोशिश का मैं आपको एक जिक्र देना चाहता हूं। देखिए, इस समय पूरा विश्व जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, और ऐसे समय पे मैंने प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट देखा या एक कोशिश देखी है जिसमें योगी जी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उन्होंने 100 सेक्टर एनालिस्ट या फिर या कहें 100 इंडस्ट्रीज से यहां पर मीटिंग करी है, और कोशिश ये चल रही है कि जो हमारी 90 लाख एमएसएमईज यूनिट हैं उनको उन्होंने ऑफर किया है चाइना में, जिनका हेड ऑफिस है, क्योंकि यूएस अमेरिका की जो कंपनीज बड़ी हैं वो जिनका हेड ऑफिस चाइना में है, वो अब अपना हेड ऑफिस तलाश रहे हैं। रवि जी, एक और सवाल। आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि 56 दुनिया की बड़ी कंपनियों ने चाइना से अपना बेस शिफ्ट किया है, उनमें से केवल 3 कंपनियां ही भारत लौट के आई हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो हैं वियतनाम में उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए जो देश चुना है, जो जगह चुना है, वो वियतनाम को चुना है। ऐसी स्थिति में हालांकि प्रधानमंत्री बहुत प्रोग्रेसिव हैं, गुजरात मॉडल के बारे में पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भारत में श्रम सुधार हैं, जो क्लियरेंसेज के इशू हैं, जो कह सकते हैं कि करप्शन के इशूज हैं, इस कारण जब ओवरऑल सिचुएशन की एनालिसिस कोई मल्टीनेशनल कंपनी करती है तो कहीं ना कहीं 11th आवर में आके वो अपना जगह जो है शिफ्ट कर देती है। भारत की जगह वो वियतनाम चली जाती है, थाईलैंड चली जाती है, या यूं कहें कि बांग्लादेश भी आज के डेट में बहुत ही, और म्यांमार, 2 ऐसे देश हैं साउथ ईस्ट एशिया में जो बहुत ही चीप लेबर के कारण वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऐसे टाइम में, भारत सरकार को किसी भी तरीके से आश्वासन दे करके, भरोसा दे करके मल्टीनेशनल कंपनियों का भरोसा इसी समय जीतने की जरूरत है, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर है और यही वो निर्णायक समय है, काल है। मैं उसी में सिलसिले में उपेंद्र जी कुछ कंपनियों के नाम बताना चाहता हूं जिनसे सरकार की बात चल रही है, जिसमें कि फेडेक्स, सिस्को, एडॉक और जिन्होंने अपना सेटअप चाइना में लगाया है, इनसे बात चल रही है। और ऐसी ही बहुत सी कंपनी, हनीवेल, बॉस्टन, मार्टिन, ये ऐसी कंपनी है जिनसे कि सरकार की बात चल रही है। रही बात, आप जो 2 चीजें कह रहे हैं, देखिए इस समय विश्व में अगर निवेश की जब चर्चा की जाती है तो भारत ही एक ऐसा अकेला देश है जहां पर आपको आपके पैसे का रिटर्न सबसे अच्छा मिल सकता है, और कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि अगर मैं आपसे ही ये सवाल पूछूं कि आज आप निवेश करना कहां चाहेंगे, यूएस में इंटरेस्ट रेट 0 के पास है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू है, अफगानिस्तान में आप निवेश नहीं करेंगे, चाइना में आज कोरोना के और बेसिक इश्यूज हैं, तो भारत ही एक अट्रैक्टिव एरिया यहां पर दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि कंपनियों की जो बात चल रही है, और इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहां पर अभी सरकार ने, इसीलिए मैं बोल रहा था कि एमएसएमईज जो इंडस्ट्री है जिनकी 90 लाख यूनिट यहां पर अभी स्टॉप हैं, उनको भी ऑफर किया गया है बाहर की कंपनियों को कि आप उनको चलाएं, जिससे कि हमारे यहां के लोगों को रोजगार मिल सके। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा चीप लेबरशिप, या फिर अगर आप कहें कि कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट में काम करने वाले लोग, तो शायद आपको भारत में ही मिलेंगे। पहले चाइना में ज्यादा मिलते थे, लेकिन अब जो चाइना का माहौल है, और जो दूसरा एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर का भी फायदा भारत नहीं उठा पाया, लेकिन कोरोना वायरस का जो इंपैक्ट है इसका फायदा जरूर भारत को जरूर मिलता हुआ दिख रहा है।